हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को अपना आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड दिखाने वाला हूँ लास्ट ईयर का 2023 का। और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरा कितना स्कोर आया था, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की थी जिसके कारण मेरा स्कोर कम हो गया। मैं ये भी बताऊँगा आप लोगों को क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए और क्या करना चाहिए अभी एग्ज़ाम आने से कुछ दिन पहले तक, क्योंकि अभी 4 दिन बचा है एग्ज़ाम को। ये 4 दिन बाद एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा एग्ज़ाम है आरआरबीपीओ का शिफ्ट 3 में है, थर्ड शिफ्ट है, 3 अगस्त वाली थर्ड शिफ्ट, यानी 12:30 वाले शिफ्ट में है मेरा। तो आप लोगों का कितना कौन से शिफ्ट में है ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आप लोगों को मैं ये भी बताने वाला हूँ कि उस टाइम मेरे कितने मार्क्स आते थे, कौन से मार्क्स में, और मेरा आरआरबीपीओ में कितना मार्क्स आया था, मैं क्या एक्सपेक्ट करके गया था, मैंने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी, मैं सब बताने वाला हूँ। तो देखते रहना। और आप लोगों को बता दूं कि मैं कल एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, क्या डूज़ एंड डोंट्स है, आपको क्या क्या करना चाहिए एग्ज़ाम में जाने के बाद, चेक करना चाहिए कंप्यूटर में, क्योंकि बाद में कोई इशू आता है एग्ज़ाम देने टाइम, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम क्या क्या होता है, मैं आपको सब बताऊंगा कल की एक वीडियो में। तो आप लोगों को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस कि क्या है डॉक्यूमेंट, कैसे ले जाना है, क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के सवालों को भी कवर कर लूँगा कल की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैंने प्रिपरेशन अपनी कब स्टार्ट की थी। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी लास्ट ईयर 2023 में अप्रैल को, और उसके 3 महीने बाद ही आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम लाइंड अप था। तो मेरे पास प्रिपरेशन करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, और जो भी है मॉक वॉक प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास 3 महीने का टाइम था। तो मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस से 1 महीने में अपना जितना भी कॉन्सेप्ट सिलेबस था सब कंप्लीट किया था 1 महीने में, अराउंड मई तक, मई के हाफ तक। देन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिए थे। मैं कॉन्ट की चेकलिस्ट लगाने लग गया था, रीजनिंग की प्रैक्टिस करने लग गया था। फिर उसके बाद जब जुलाई आया, जुलाई स्टार्ट हुआ तो स्टार्टेड गिविंग मॉक्स। तो उस टाइम मैं मॉक देता था, अड्डा के मॉक देता था, मेरे पास वही अड्डा का सब्सक्रिप्शन था, हॉलीवुड के जो लाइव मॉक आते थे वो देता था मैं। तो मैं बता देता हूँ आरआरबी पीओ के अड्डा के मॉक में उस टाइम मेरे 45 से 55 के बीच में आते थे, 45 से 55। एंड हॉलीवुड के जो लाइव मॉक आते थे उसमें मेरे आते थे 35 से 50 के बीच में आते थे, इतने मार्क्स आते थे। और लेवल उस टाइम के मॉक और अभी के मॉक में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, मतलब लिटिल बिट थोड़ा सा अप होगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल भी अप हो गया तो थोड़ा सा अप होगा। तो अगर आप लोगों के इस बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है ये दो प्लेटफॉर्म में, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला समय क्यों बोल रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को मॉक में मेरे कितने मार्क्स आते हैं बता चुका हूँ, अब मैं आप लोगों को अपना स्कोर दिखाता हूँ। तो ये मेरा कार्ड है, स्कोर कार्ड, और देख सकते हो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, नॉट सिक्योर्ड कट ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपना रीजनिंग का स्कोर दिखा देता हूँ। मेरे रीजनिंग में एक्सपेक्टेड क्या था मैं भी बताता हूँ। पहले मेरे रीजनिंग में स्कोर था 26.25 स्कोर था मेरे रीजनिंग में। और मैं एक्सपेक्ट कितना करके गया था मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि मेरा रीजनिंग उस टाइम अच्छा था, क्वांट में कैलकुलेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बस कॉन्स के कॉन्सेप्ट क्लियर थे मेरे क्वांट के, तो कैलकुलेशन अच्छी नहीं थी। तो रीजनिंग में भरोसे गया था मैं, और मैं सोचा था रीजनिंग में एटलीस्ट 35 तो ले आऊँगा मैं मार्क्स, ये सोचा था। पर मेरी शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट थी मेरी, अगस्त 3 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट थी, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट। तो मेरा कोई भी आइडिया नहीं था पेपर क्या होता है, एग्ज़ाम का माहौल कैसा होता है, कंप्यूटर कैसे रहते हैं, कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं उसमें जाकर बैठ गया था एग्ज़ाम में। तो उस प्रेशर में, एग्ज़ाम के प्रेशर में और सब में, मेरे 2-3 पज़ल में मैं अटक गया था। मेरे को याद है एक कनाडा ऑस्ट्रेलिया वाला कोई सा पज़ल था शिफ्ट 1 में, उसमें मैं अटक गया था। और उसके बाद 2 4 क्वेश्चन में और अटक गया था, जिसके कारण मेरे शायद 31 के आसपास अटैम्प्ट थे। 31 एग्जैक्टली रिमेम्बर नहीं है मेरे को, पर 26 मार्क्स आया मेरा। वहीं पे मैं बताऊँ आप लोगों के कॉन्ड में, मेरे कॉन्ड में कितने मार्क्स आए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे कॉन्ड में आए थे 9 मार्क्स आए थे। कॉन्ड में बहुत गंदी परफॉर्मेंस थी मेरी, बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। मैं शायद 12 के आसपास अटैम्प्ट थे मेरे कॉन्ड में, 12-13 के आसपास। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कॉन्ड में मैंने खाली वन लाइनर्स किए थे, शायद 5 सिंप्लीफिकेशन आया था एंड 5 क्वाड्रेटिक आए थे, और 2-3 नंबर सीरीज थे, वो उतने ही कर पाया था क्योंकि मेरी कैलकुलेशन स्पीड बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो मेरा ओवरऑल जो कट ऑफ है जो क्लियर नहीं हो पाया था, मेरा 35 आया था। अराउंड 14 मार्क्स कम थे मेरे, कट ऑफ से 14 मार्क्स कम थे। और मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेड भी नहीं था, क्योंकि फर्स्ट पेपर था मेरा, बैंकिंग का फर्स्ट पेपर था ये। 3 महीने की प्रिपरेशन थी, और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था क्या होता है एग्ज़ाम हॉल में, कैसा प्रेशर होता है, कंप्यूटर लैगी होते हैं, और समथिंग समथिंग जो भी रहते हैं सब चीज़, जो मैं आप लोगों को कल के वीडियो में बताऊँगा क्या क्या होता है, आप लोग क्या क्या करना चाहिए, तो सब मैं आपको बता दूंगा। तो उस समय को आइडिया नहीं था, इसलिए मेरे इतने मार्क्स आए। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना चाहिए अभी
इस टाइम अगर आप बिगिनर हो या फिर लास्ट ईयर आपने पेपर दिए हैं तो भी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग जो भी है मतलब एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले ना, कई लोग बोलते हैं मॉक नहीं लगाना चाहिए एक दिन पहले तक एग्ज़ाम से पहले, या रेस्ट करना चाहिए। तो मैं आप लोग को एक बात बता देता हूँ, कुछ भी आप करने जाते हो तो वार्म अप करना ज़रूरी होता है। अगर आप वार्म अप नहीं कर रहे हो तो जो आपको आता है वो भी नहीं कर पाओगे। जैसे हम वर्कआउट करते हैं, रनिंग के लिए जाते हैं या कुछ भी करते हैं तो अपन वार्म अप करते हैं। जैसे अपनी मिलिट्री की एक्सरसाइजेज होती हैं, वॉर से पहले तो अपन एक्सरसाइजेस पढ़ते रहते हैं करंट अफेयर्स में, तो वो सब क्या है, वो सब वार्म अप है। अगर आप एग्ज़ाम से पहले वार्म अप करके नहीं जाओगे तो आप लोग की जो स्पीड आती होगी, जितने साल में आपने स्पीड बनाए होगे प्रैक्टिस कर करके इतने, वो कुछ काम नहीं आएगी। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एकदम एकदम हार्ड मॉक लगा के जाना है एग्ज़ाम से पहले, ऐसा नहीं है। एक डिसेंट लेवल का मॉक लगा के जाओ, या तो आपके पास गाइडली या स्मार्ट किया या ऑलिव बोर्ड के मॉक से लेवल ऊपर रहता है थोड़ा, तो उसके आप क्लग के मॉक लगा के भी जा सकते हो आरआरबी के लिए, तो आपकी स्पीड अच्छी खासी बने रहेगी। एक मॉक लगाना ज़्यादा नहीं, और एग्ज़ाम से 2-3 घंटा पहले लगा पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो कई लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है तो लगा नहीं पाते। तो ये बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को, अगर आप मॉक लगा के जाते हो तो बहुत इफेक्ट आएगा आपके में, बहुत आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज दिखेगा वहाँ पे एग्जाम में। आपको लगेगा फटाफट क्वेश्चन बन रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी आप प्रैक्टिस करके आ चुके होगे। सेकंड मैं बता देता हूँ आप लोगों को और क्या करना चाहिए। सेकंड जितनी भी है ना, आप लोगों को जितने भी, अगर आप लोगों का पहला शिफ्ट में है एग्ज़ाम तो ठीक है, अगर आपके बाद के शिफ्ट में है ना तो आप लोगों को एग्ज़ाम एनालिसिस से बचना चाहिए। जो भी आप एनालिसिस देखते हो एग्ज़ाम के वो मत देखो तो ज़्यादा अच्छा है मेरी मानो तो, क्योंकि एक गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं हम एग्ज़ाम के एनालिसिस देख के। अगर कोई आके बता रहा है कि हमारी शिफ्ट तो ईजी आई थी, हमारी शिफ्ट हार्ड आई थी, ये है वो है, तो उस हिसाब से ना एक प्री थॉट लेके चलते हो कि नहीं 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 शिफ्ट तो हार्ड आ रही है, शिफ्ट तो ईजी आ रही है, मुझे इतना अटैम्प्ट करना है। अगर कोई बोल देगा कि शिफ्ट हार्ड आई थी, मेरे 35 अटैम्प्ट हुए, तो आप भी ये प्रिडिक्शन लेके चलोगे नहीं नहीं मेरे को तो 45-35 के आसपास ही करना है ऐसा। और कोई ईजी शिफ्ट आई तो आप लोग बोलोगे नहीं नहीं ज़्यादा करना है, उस हिसाब से एक्यूरेसी भी आपकी ड्रॉप हो जाएगी। तो आपको बचना चाहिए एनालिसिस से, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। मैं लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था तो मैं इसमें तो एनालिसिस नहीं देख पाया था, पर आगे पेपर्स हैं जो क्लर्क के पेपर्स हुए थे या आगे के पेपर्स में हुए थे, ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से कि मैंने एनालिसिस देख लिया था, उस हिसाब से मैं प्रिडिक्शन लेके गया था कि मुझे इतना अटेम्प्ट करना है, इसलिए मेरा 2-3 मार्क्स से 4-5 मार्क्स से रह गया था अरबिक क्लर्क एंड IBPS क्लर्क। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ एनालिसिस देखने से बचना, जितना हो सके मत ही देखना तो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद आप लोगों को एक और बता दूं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जो भी चाहिए वो सबको मैं कल सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ आप लोगों को, तो वो देख लेना तो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में जाने से पहले, जाने से 4-5 घंटे पहले हो सके तो जितने भी जो बेसिक कैलकुलेशंस के वो हैं, स्क्वायर क्यूब कॉन्ट के या रीजनिंग के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ये बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि अगर एग्जाम में आप पैनिक सिचुएशन में रहते हो तब आपको कोई क्वेश्चन में 15 का क्यूब आ गया या 1370 3375 दिख गया तो उस समय दिमाग में ट्रिगर नहीं होता कि हाँ ये इसका क्यूब है, यानी 1444 दिख गया तो 37 का स्क्वायर है ऐसा, 38 का स्क्वायर है ऐसा, दिमाग में नहीं आ पाता। तो एक बार हो सके तो पूरा को रिवाइज कर लेना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और वैसे रीजनिंग में जो वो आते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाले, जिसमें आपको नंबर्स लिखने पड़ते हैं, डिजिट्स लिखने पड़ते हैं लेटर्स के, जैसे ए का 1, ई का 5, 18 आर का, 9 का आई, तो वो एक बार भी रिवाइज कर लेना तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बाकी मैं कल एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होता है, और आपको जाके कंप्यूटर में क्या क्या चेक करना चाहिए जिससे आपको बाद में दिक्कत नहीं हो, मैं वो सब बता दूंगा। आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कल की वीडियो में कवर कर लूँगा। So bye bye everyone. Have a nice day.